अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर ज़ीशान सेकंड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव मास क्या है। ये पढ़ते हैं। एक्टिव मास क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके? रिएक्टेंट साइड के, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो किस में हिस्सा लें? एक रिएक्शन में। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हिस्सा रहेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? एक्टिव मास। क्या कहलाएगा? एक्टिव मास। फॉर एग्जाम्पल, या इसको यूँ भी कह सकते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, यानी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की तादाद। क्लियर है स्टूडेंट? बेटा इसका सिंबल इस तरह ब्रैकेट में बंद किया जाता है। और सेकंड चीज़, इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या इसका एक और यूनिट है, आगे कल के लिख देता हूँ, लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन हो तो उसमें एक्टिव मास है, उसका एक्टिव मास किस तरह लिखा जाता है? जैसे यहाँ पर ये दो इक्वेशन है। पहली है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 विल मेक 2HI। क्लियर है? अब इसमें रिएक्टेंट साइड कौन है? हाइड्रोजन और आयोडीन। तो मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन लिखा H2 और उसके बाहर ब्रैकेट, और इसी तरह आयोडीन लिखा I2 और उसके बाहर ब्रैकेट। सेकेंड देखते हैं, N2 प्लस 3H2 विल मेक 2NH3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो बेटा, नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल आ गया, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया, लेकिन इसके साथ क्या है? इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो फिर इस नंबर ऑफ मोल्स को हम कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के ऊपर पावर बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ब्रैकेट के ऊपर पावर बना के लिखेंगे। ये तरीका है एक्टिव मास का। और एक्टिव मास को क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या कहता है? ये दो बातों पर मुश्तमिल है, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड करके लिखा। पहली बात, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। स्पीड किसी भी सब्सटेंस की रिएक्ट करने की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास में। यानी जितना एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस किसी और के साथ रिएक्ट करेगी, या जितना कम होगा तो उतना कम करेगी। यानी जो रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने का रेट है, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मास के, उसके। क्लियर है? अच्छा, सेकेंडली क्या कह रहा है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of the reactant substance। पहली बात क्या कर रहा था भाई? किसी एक सब्सटेंस कितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा वो उसका एक्टिव मास। अब पूरे रिएक्शन में कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से चलेगा, द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब किसकी स्पीड की बात हो रही है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन का रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट के। किसके एक्टिव मासेस? रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की। यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड के सब्सटेंसेस होंगे उनके एक्टिव मासेस को आप आपस में प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई करा लो, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? रेट होगा, स्पीड होगी रिएक्शन की। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली, फॉर एक्सप्रेशन फॉर केसी। स्टूडेंट, केसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें, A प्लस B विल मेक C प्लस D। अब मैं बोलता हूँ A के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल a, B के हैं स्मॉल b, C के हैं स्मॉल c और D के हैं स्मॉल d। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मेरे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो रेट है रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब इस तरफ से देखो तो रिएक्टेंट कौन है? ये इस तरफ, तो मैं कहता हूँ रेट, अच्छा मैं यहाँ कहूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है मेरे लिए? इस वक्त फॉरवर्ड है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्या है? A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं कि RF कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। RF इज इक्वल्स टू KF आएगा। यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? KF आएगा। अच्छा, बाकी इक्वेशन उसी तरह आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ KF क्या है? बट मैं लिखता हूँ कि KF कांस्टेंट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का ये क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। सेकेंड चीज़, अब स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्शन दोनों साइडों से चलता है। क्लियर है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। अब बैकवर्ड देखेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं? C प्लस D। तो मैं बात करता हूँ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कि भाई बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी RR
आर आर इज डायरेक्टली, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ डी पावर स्मॉल डी मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मास ऑफ सी पावर स्मॉल सी मल्टीप्लाई विथ डी पावर स्मॉल डी। क्लियर है स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ सी इंटू डी के। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, आर इज इक्वल टू के आर, यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आ गया के आर, बाकी एक्टिव मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मासेज ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स के आर क्या है, के आर इज कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, और मैं कह देता हूँ दोनों इक्वेशन को कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशंस। स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस के मुताबिक कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर है? अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, ये मैं इसको इसकी जगह लिखूंगा, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको आर आर की जगह लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स आर एफ क्या है कि के एफ इज मल्टीप्लाई विथ ए की स्मॉल पावर ए मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मासेज ऑफ बी पावर स्मॉल बी। क्लियर है? इज इक्वल्स टू के आर एक्टिव मास ऑफ सी स्मॉल पावर सी मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मास ऑफ डी स्मॉल पावर स्मॉल डी। स्टूडेंट्स मैं जो मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, या ये मैं यूँ कह दूँ, जो मेरे पास दिए गए सब्सटेंसेस हैं उनको मैं एक तरफ ले आता हूँ और कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, के आर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल्स टू एक्टिव मासेज ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी। क्या हो गया कि के एफ अपॉन के आर इज इक्वल्स टू सी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी। यहाँ तक कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि के एफ अपॉन के आर इज इक्वल्स टू के सी, कि मेरे पास जो कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको डिवाइड करेंगे जब आप कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन से, तो आपके पास वो किसके बराबर आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके बराबर आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ कि के सी इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब स्टूडेंट्स ये तो बन गई मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात गौर करें कि इस इक्वेशन में जो ऊपर मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट, और जो नीचे वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स। तो मैं इस के सी की वैल्यू को, के सी की इक्वेशन को यूँ भी लिख सकता हूँ कि के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के सी इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी आप प्रोडक्ट साइड्स के एक्टिव मासेस को डिवाइड करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, के सी की। किसकी वैल्यू आएगी, के सी। और स्टूडेंट्स यहाँ आप जो सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो आ रहा होगा के सी है क्या। के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc is the equilibrium constant for every reversible reaction। कि बेटा Kc क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है किसके लिए, हर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। स्टूडेंट्स मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एक्टिव मास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। सिंबल में ये है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था कि भाई सब्सटेंस जिस स्पीड से रिएक्ट करेगा वो उसके एक्टिव मास के बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, दूसरी बात कह रहा था द रेट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी एक पूरे रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट साइड। क्लियर है?
अब मुझे एक्सप्रेशन बनानी थी एक लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू ही। मैंने क्या किया, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कर दिया। स्मॉल ए इसका नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन, बी इसकी कंसंट्रेशन, सी इसकी कंसंट्रेशन, डी इसकी कंसंट्रेशन। मैंने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन देखा कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, कांस्टेंट लगा, क्या लगा, के एफ। बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई। फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सेम। अब बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ये हैं, और प्रोडक्ट कौन है, ये हैं। तो मैंने लिखा आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी। फिर लिखा आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी। के आर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। क्लियर है, हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, कंपेयर बोथ इक्वेशन। मैंने जब दोनों इक्वेशन को इक्वल लिया तो आर एफ इज इक्वल टू आर आर। आर एफ की जगह मैंने आर एफ की पूरी इक्वेशन उतार दी, और आर आर की जगह के आर आर की पूरी इक्वेशन उतार दी। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स को मैं एक साइड ले आया और अपने जो सब्सटेंसेज उनको एक साइड ले आया। के एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन आर, के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यहाँ तक समझ आया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है कि के एफ अपॉन के आर इक्वल होता है के सी के। के एफ अपॉन के आर होता है किसके इक्वल, के सी के। तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि के सी इज इक्वल टू एक्टिव मासेज ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मासेज ऑफ ए इंटू बी। यह इसको और आसान कर देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। और केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।